नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से हमें स्वागत है। आज तारीख है 23 जनवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सरस्वती जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सरस्वती पूजा आज के दिन हम लोग गांव में खूब सेलिब्रेट करते थे, तो अलग ही उत्साह होता था उस समय। तो आज भी है, आज तो जाएंगे ही पूजा में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। पहले सरस्वती आती है, फिर लक्ष्मी आती हैं। बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सरस्वती यानी कि विद्या, ज्ञान। जिस विद्या के स्वरूप को भारतीय परंपरा में एक महिला के रूप में दिया गया। सरस्वती माता है, न कि देवता है। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता सुना होगा, लेकिन सरस्वती देवी के रूप में है। और महिलाओं का एजुकेशन जो है आज के भारत में पुरुषों की तुलना में कम है। हम अपनी परंपराओं से सीख नहीं पाते हैं, तभी रूढ़िवादिता में फंस जाते हैं। बहुत ही बड़ा ये सांकेतिक रूप से दिखाया गया है। तो ज़रूर ही पढ़िएगा और मन लगाकर पढ़िए। पढ़ाई से ही सब कुछ होता है हासिल। अगर आप अच्छे एजुकेशन का तात्पर्य होता है रटा हुआ नहीं, समझा हुआ ज्ञान। कम पढ़ना, ज़्यादा समझना, ज़्यादा सोचना, उस ज्ञान को सही एजुकेशन कहा जाता है। तो आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बनी रहे माता की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। अहेड ऑफ ईयू लीडर्स विजिट, ये एस जयशंकर जी हैं और दिल्ली विजिट पर आने वाली हैं। ईयू के बहुत बड़ा डेलीगेशन आने वाला है। दरअसल में भारत ईयू समिट का ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और इस दौरान जो संभावनाएं हैं, जैसे ईयू के लीडर्स बता रहे हैं, ईयू के विदेश मंत्री ने बताया कि भारत और ईयू के बीच में डिफेंस डील भी साइन हो सकता है। रक्षा समझौता भी साइन होगा और यह ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसके अलावा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, ये नाम दिया गया है। भारत और ईयू के बीच में ट्रेड डील भी साइन होगा। तो न केवल ये व्यापारिक होगा, बल्कि रक्षा समझौते की भी हम लोग बात कर रहे हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है ईयू के लिए, क्योंकि ईयू को भी एक बहुत बड़ा पार्टनर चाहिए भारत जैसा, और भारत को भी ईयू जैसा बाज़ार चाहिए जहाँ के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अमेरिका भी सबसे ज़्यादा अपने सामान यूरोप में ही बेचता है, क्योंकि यूरोप के लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसलिए महंगे से महंगे उत्पाद जो हैं वहाँ पर आसानी से आपके बिक सकते हैं। इसलिए ईयू हमारे लिए सबसे अच्छे ट्रेड पार्टनर के रूप में उभर सकता है। ये जो यूएस के साथ ख़राब संबंधों का दौर है, अगर हम इसे झेल गए और इसके कारण से हमने अन्य विकल्पों को अच्छे से तलाश कर लिया, तो फिर इसके बाद पूरे भविष्य में कभी भी हमें यूएस पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और उसके बाद से हमारी वास्तविक स्वतंत्रता जो है विदेश नीति में, वो सुनिश्चित हो जाएगी। क्योंकि व्यापारिक जो डिपेंडेंसी बनी हुई थी यूएस पर, वो भी कम हो जाएगी। तो ये डील देखिए साइन हो जाएगा। माना जा रहा है कि बजट जब भारत सरकार का सत्र आएगा उससे पहले यह साइन हो जाएगा। एक और टॉपिक है ईयू के बारे में आज हम लोग देखेंगे। डिफेंस डील और ट्रेड डील को तो तब देखेंगे जब वो साइन हो जाएगा। फिलहाल हम लोग ईयू के बारे में आज ज़रा समझेंगे। शेंगेन जोन के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। नेक्स्ट जो है बोर्ड ऑफ पीस के बारे में है। बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक जो है ये स्विट्ज़रलैंड में हुई है और वहाँ पर ट्रंप जब आए तो बोर्ड ऑफ पीस के सारे मेंबर्स जो हैं, जो सॉवरेन देश के नेता थे, सारे के सारे सब खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। इसी ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए भारत ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक्सेप्ट करेगा इसकी संभावनाएं भी कम बढ़ रही। हालांकि कर सकता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस में और भी देश जैसे रूस जैसे देश शामिल हो सकते हैं। तो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस जो है ये शुरू हो गया है। इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग कि क्या हुआ है कल। भारत ने अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किया है, इसके ज़रा कारणों को हम लोग फैक्चुअल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो यूजीसी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया गया है। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल कॉलेज में, ख़ासतौर से यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए जारी किया गया है कुछ चीज़ों को। उसे ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे और समझेंगे क्या है भारत के स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज जो हैं वो जातिगत भेदभाव का सामना क्यों करते हैं, इसे भी ज़रा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है, यही है पहला टॉपिक तो अपना। देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है
कि यूजीसी न्यू रूल इन प्लेस टू स्टॉप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जाति आधारित जो भेदभाव है उसको रोकने के लिए ये यूजीसी का नया गाइडलाइन बनाया गया है। इसको लेकर के विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे करनी सेना, राजपूत सेना और भी कुछ जो जनरल सामान्य वर्ग के राइट विंग ग्रुप हैं उनके द्वारा कहा गया कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे क्योंकि ये हमारे साथ अन्याय है, हमें कहीं ना कहीं इसके ज़रिए प्रताड़ित किया जा सकता है। तो ये एक्ट जो है, ये गाइडलाइन जो है, ये तो भेदभाव को रोकने के लिए है, न कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए। हालांकि मिसयूज़ के जो चीज़ें हैं वो तो बनी ही रहती हैं। जैसे SC/ST एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि मिसयूज उसका बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ज़रा इस गाइडलाइन को समझेंगे हम लोग कि क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है, भारत में विश्वविद्यालय से संबंधित सबसे बड़ा यह गवर्निंग बॉडी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कॉलेज कैंपस हो गए, में समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 को अधिसूचित किया है। समता का तात्पर्य होता है समानता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026, इसका यही नाम ही है, इसे ज़रूर याद रखें। जिसका उद्देश्य क्या है, तो जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन करना, उसको ख़त्म करना, यही इसका सबसे मुख्य लक्ष्य है। सबसे पहला चीज़ क्या है, आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी किया है, इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे, वो आपको पता है। उसके अलावा जैसे बीपीएससी ने मेंस में एक सवाल पूछा था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में विश्वविद्यालय कैंपस खोलने का अलाउ किया गया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में क्या जानते हैं आप। ये पूछा गया था बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में। इसलिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में HEI यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में यूजीसी के द्वारा जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए कौन से गाइडलाइन जारी किए गए हैं, क्या है वो गाइडलाइन, इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में बताएं। ये आपसे मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं। यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु, समता का तात्पर्य होता है इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए इस विनियम को लाया है। उन्होंने इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये लाया है। पहला इसका जो प्रावधान है वो है जाति आधारित भेदभाव की व्यापक व्याख्या की है क्या, किसे कहा जाएगा जाति आधारित भेदभाव, ये सबसे पहले उसने बताया है। जिसमें उसने कहा है कि SC, ST और OBC के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे OBC को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिलती है। पिछले मसौदा ढांचे में मौजूद बड़ी कमी को सुधारा गया है। पहले OBC को इसमें शामिल नहीं किया गया था, केवल SC, ST को किया गया था। जैसे SC, ST एक्ट आपने नाम सुना होगा, उसमें OBC को शामिल नहीं किया गया था उस एक्ट के नाम में। लेकिन इसमें, इस गाइडलाइन में SC, ST, OBC तीनों को कहा गया है कि किसी भी प्रकार का अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार अगर यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया में होता है शिक्षक के साथ या फिर स्टूडेंट के साथ में, तो आपको वो चीज़ बताना पड़ेगा। एक पिक्चर है बहुत ही शानदार, मैंने उसको मलयालम में देखा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मलयाली भाषा। मैंने ईरानी मूवी भी देखा है, लेकिन सबटाइटल अगर मिल जाता तो सही रहता है, नहीं तो वैसे ही लगा के देखता हूँ मैं। तो मलयालम भाषा में ही मैंने देखा था उसको, लेकिन समझ में आ जाती है, ये तो है ही। जन गण मन आपने देखा है क्या? जन गण मन पृथ्वीराज सुकुमारन की मूवी है, देखिएगा आपको पता चलेगा। बहुत ही शानदार मूवी है। दो केस को उन्होंने जोड़ करके समझाने का कि रेशनल थिंकिंग कितना ज़रूरी होता है भारतीय समाज के लिए, कि सवाल करें चीज़ों को लेकर के कितना ज़रूरी होता है, इसको लेकर के उन्होंने बनाया हुआ है। मतलब मैं बता सकता हूँ पिछले 10-15 सालों में सबसे अच्छी मूवी जो मैंने देखी है उसमें से एक है वो। मैंने इसलिए आपको समझाया है क्योंकि आप समझ पाएंगे कि इस प्रकार का भेदभाव क्या होता है ना। तो बहुत ज़रूरी है, देखिएगा, अगर देखा होगा तो अब तो आपको पता ही होगा। भेदभाव की विस्तारित परिभाषा, भेदभाव को किसी भी अनुचित, पक्षपाती या भिन्न व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, या जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता जैसे आधारों पर लागू होता है। इसमें ऐसे कृत्य भी शामिल हैं जो शिक्षा में समता को बाधित करते हैं और मानवीय गरिमा का उल्लंघन करते हैं। भेदभाव को विस्तारित रूप से परिभाषित किया गया है कि किसी भी अनुचित, पक्षपाती यानी कि बाइसनेस के साथ में, या भिन्न व्यवहार यानी कि अलग व्यवहार किया गया है, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो, अप्रत्यक्ष तरीके से हो, जातिगत हो, धार्मिक हो, नस्ल हो,
लैंगिक भेदभाव हो, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव हो, विकलांगता का आधार भेदभाव हो, इन सभी भेदभावों को मानवीय गरिमा का उल्लंघन माना गया है और इसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। अनिवार्य अवसर और अनिवार्य समान अवसर केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य इक्वालिटी, सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूसिवनेस एवं समान पहुंच को बढ़ावा देना है। परिसर में भेदभाव से संबंधित शिकायत या समाधान करने के लिए भी संस्थाएं मौजूद होनी चाहिए, जो क्या करेंगे उस परिसर में किसी के भी साथ SC, ST, OBC, महिला, विकलांग, दिव्यांग बोलते हैं इनको, विकलांग शब्द नहीं बोलते, दिव्यांग, किन्हीं के साथ कोई भी भेदभाव हो रहा है तो इनके लिए एक संस्थागत रूप से मौजूद होना चाहिए कैंपस में, जहां पर वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग और अनुपालन ढांचा, 6 मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि 6 मंथ पर, साल में 2 बार रिपोर्ट, जबकि संस्थाओं को समानता संबंधित उपायों पर वार्षिक रिपोर्ट UGC को सौंपना अनिवार्य किया गया कि आपके कैंपस में, आपके यूनिवर्सिटी में कितने बेहतर तरीके से इक्वालिटी को लागू किया जा रहा है, इस गाइडलाइन को आपने पालन किया है क्या नहीं। एक बहुत चर्चित केस हुआ था, रोहित वेमुला था शायद, अगर नाम मैंने कुछ गलत लिया हो तो बताना मुझे आप। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था जो जातिगत चीज़ों से परेशान होकर के अपनी जान ले ली थी उसने। तो उसके बाद भी ये सब चीज़ें चर्चा में आई थी कि भाई विश्वविद्यालय स्तर पर प्रोफेसर्स के साथ में, छात्रों के साथ में, ख़ास तौर से PhD स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके साथ में काफ़ी बड़े स्तर के भेदभाव होते हैं। PhD में जो आवश्यक होता है कि आप किसी प्रोफेसर के अंदर में गाइड के रूप में उन्हें स्वीकार करके फिर आप PhD परस्यू करते हैं, तो उस दौरान भी कई सारे जातिगत भेदभाव की समस्याएं देखी गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चा में था। अब इसने UGC ने इस गाइडलाइन को बनाया है और इसके कारण से विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। पहले ही मैंने आपको समझाया था कि क्या विवाद है। संस्थाओं पर स्पष्ट जिम्मेदारी डाली गई। इन विनियमों में भेदभाव उन्मूलन, समानता संवर्धन की स्पष्ट जिम्मेदारी संस्थानों को निर्दिष्ट की गई है कि आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे, आपको अनुपालन करवाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि सही से आपके यहाँ पर इक्वालिटी लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। सारे प्रावधान आपको इसलिए याद होने चाहिए या पॉइंट बना करके लिखने आने चाहिए क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन का यह टॉपिक है। मेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है ये, कौन से अनुपालन जारी किए गए हैं। ये सब टॉपिक इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जागरूकता हो, बच्चों में भी हो, कॉलेज स्टूडेंट्स में भी हो, यूनिवर्सिटी में भी हो, तैयारी करने वाले में भी हो। ओके। अनुपालन न करने पर दंड, विनियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थान UGC योजनाओं से बहिष्कृत किए जा सकते हैं। डिग्री, डिस्टेंस या ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने पर रोक लग सकती है। मान्यता तक हटाया जा सकता है, यानी कि काफ़ी कठोर इसको बनाया गया है। ये विनियम महत्व क्या है? उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध कानूनी संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करते हैं। 2019 में IIT दिल्ली के अध्ययन में उठाई गई गंभीर चिंताओं को संबोधित करते हैं। 2019 में IIT दिल्ली ने एक स्टडी किया था जिसमें बताया था कि 75% जो छात्र हैं, वंचित छात्र, जैसे IIT और मेडिकल के एंट्रेंस से बहुत सारे छात्र आरक्षण के जरिए आते हैं और वहाँ पर आरक्षण का आपको बेनिफिट ज़्यादा दिखेगा बच्चों को जो मिलता है, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ का जो मतलब रेशियो होता है वो उसमें अंतर बहुत ज़्यादा होता है। जनरल का कट ऑफ 92 तो ST का कट ऑफ 45, इस प्रकार से भी होता है। मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ और इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। तो जब वो बच्चे जाते हैं उन्हीं सेम कॉलेज में जहाँ पर कोई 95 नंबर ला करके आया हुआ है, तो उनको फिर वहाँ पर हीन दृष्टिकोण से देखा जाता है कि आप तो आरक्षण के जरिए आए हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा कि हो सकता है आप उस वर्ग से ना हो, आरक्षित वर्ग से, इसलिए आपको डिस्क्रिमिनेशन कभी समझ में आएगा ही नहीं। जो उस वर्ग से हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे BPSC में भी होता है, प्रीलिम पास कर गए तो उन्हें कहा जाता है कि आपने रिजर्वेशन से पास किया है, आपको तो ऐसे ही पास हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो अपनी सामाजिक जो लड़ाई है वो लड़ करके आए हुए होते हैं। ओके। जिसे पाया जाता है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के 75% छात्र परिसर भेदभाव का सामना करते हैं। OBC को शामिल करना सामाजिक न्याय के लिए दृष्टिकोण से व्यापक था, क्योंकि OBC के भी वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। सख्त दंड या संकेत देते कि ये नियम केवल सलाहकारी दिशा निर्देश नहीं बल्कि परिवर्तनीय विनियम भी हैं, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। आजकल आरक्षण का फ़ायदा उन छात्रों को भी ज़्यादा मिल रहा है जो शहरों में रहते हैं, शहरी ढांचे में पढ़ते हैं, सेम क्लास से पढ़ते हैं, कभी जीवन में कोई जातिगत भेदभाव का सामना उन्होंने नहीं किया, लेकिन सबसे प्रथम पंक्ति में वो आरक्षण बैठे होते हैं और लाभ भी उन्हीं को मिलता है। जिन्हें लाभ मिलना चाहिए
उन्हें पता भी नहीं होता है कि आरक्षण जैसी चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसी को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्ष पहले कमेंट किया था, जिस प्रकार से ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार से एससी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं जिनके माता पिता ने भी लाभ उठाया था और सामाजिक स्तर पर काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, और उन बच्चों तक आज भी लाभ नहीं पहुंच पा रहा है जो वाकई ग्रामीण इलाकों, पिछड़े इलाकों में वाकई जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं। इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए मेंस के दृष्टिकोण से। अब ज़रा समझते हैं कि भारत में जाति आधारित भेदभाव शिक्षा तक पहुंच को कैसे प्रभावित करता है। संवैधानिक मूल्यों को खतरा, जाति आधारित भेदभाव संविधान में जो निहित है मूल्य इक्वालिटी, उसको सबसे बड़ा चैलेंज करता है ये, और ये गलत होता है, भेदभाव नहीं होने चाहिए। गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में सीमित प्रवेश, जाति आधारित भेदभाव न केवल शिक्षा गुणवत्ता को प्रभावित करता है बल्कि सामाजिक पूर्वाग्रह जो है उसको भी मजबूत करता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है वो है मनोवैज्ञानिक बहिष्कार होता है आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ में। मैंने आपको कितने सारे उदाहरण दिए, अभी समझाया। शिकायत निवारण की विफलताएं हैं, और उसके अलावा हाई ड्रॉप आउट रेट्स भी है, जिसके कारण से ये गाइडलाइन यूजीसी के द्वारा लाया गया है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार का भेदभाव हमारे कैंपस में होता है। क्या सब था इस टॉपिक में? पहला चीज़ कि क्यों है लाया गया है, तो मैंने आपको बताया आईआईटी दिल्ली का स्टडी है, रोहित वेमुला का एक केस मैंने आपको बताया, और ये कैंपस में होता है, ठीक है, प्रोफेसर्स के साथ भी होता है, न केवल छात्रों के साथ में। तो क्या प्रावधान है वो हमने देखा, भारत में किस प्रकार का जातिगत भेदभाव है उसे भी हमने देखा। मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ, यहाँ से सवाल आने की पॉसिबिलिटी मोर देन 95% है 71 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ ये। यूजीसी से जुड़े कुछ बड़े बदलावों को बीपीएससी धड़ल्ले से पूछती आई है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इंडिया एब्सेंट एट ट्रम्प रोल्स आउट हिज बोर्ड ऑफ पीस विथ 19 कंट्री इन अटेंडेंस, यानी कि बुलाया तो उन्होंने 60 देशों को था, लेकिन पहुँचे 19 ही। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी दिख रही है आपको? ये सब खड़े हैं, एक एक अदरक वाली चाय भी रख देते है ना, सिंघारा रख देते बेचन हलवाई का। तो ये बोर्ड ऑफ पीस उन्होंने शुरू किया है, जिसका काम क्या होगा? जिसका काम होगा गजा का पुनः निर्माण करना और शांति स्थापित करना। इजराइल भी इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर नहीं है और फ़िलिस्तीन भी नहीं है। तो कौन लोग मेंबर हैं? तो पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, ऐसे ही कुछ कुछ देश हैं जो इसके मेंबर हैं। रूस और चीन ने भी भागीदारी नहीं की अभी तक। हालांकि रूस के जो पुतिन हैं उन्होंने कहा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं। देखिए आगे क्या सब होता है, तो इसको ज़रा समझ लेते हैं। भारत ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत फैसला ले सकता है, शामिल होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से ह्यूमिलेट करते हैं ये, मुझे नहीं लग रहा है कि शामिल होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान बोर्ड ऑफ पीस का शुभारंभ किया। यह बोर्ड गजा में शांति प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बनाया गया है। उद्घाटन में 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन भारत इस समारोह से अनुपस्थित रहा है। क्या इसका उद्देश्य होगा? मैंने पहले ही बताया था, गजा में शांति स्थापित करना, फिलिस्तीनी क्षेत्र का प्रशासन संभालना। यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के वैकल्पिक ढांचे के रूप में काम करेगा। इसके कारण से भी बहुत सारे देश इसमें शामिल होने से बच रहे हैं कि इसमें शामिल हुआ जाए कि नहीं। ट्रंप ने कहा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगा और सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। ट्रंप बोर्ड का अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे, यहाँ तक कि जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब भी। बोर्ड में 59 देशों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन केवल 19 ही देश आए। सदस्य देशों को $1 बिलियन प्रति वर्ष का योगदान देना होगा। पहले वर्ष में 1 बिलियन प्रति वर्ष का योगदान देना होगा। पाकिस्तान को जो IMF से ऋण मिलता है वो $2 बिलियन का मिलता है ना। अब वो कहाँ से देगा पता नहीं, लेकिन देखिए क्या होता है। बोर्ड का चार्टर संविधान अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ है। ये नहीं बताया गया कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बस हम पे भरोसा करो और आ जाओ वाला पैटर्न है कि मैं कह रहा हूँ ना, हो जाएगा, आप आ जाओ। तो इसी प्रकार का डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है। भारत की अनुपस्थिति के कारण भारत को आमंत्रित किया गया, लेकिन भारत ने समारोह में भाग नहीं लिया है। भारत ने अभी तक बोर्ड में शामिल होने पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है, कोई फैसला नहीं लिया भी हमने। देखिए क्या फैसला हम लेते हैं। ट्रंप की अस्थायी अध्यक्षता भारत के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है भारत के लिए कि जब वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब हम उनकी अध्यक्षता कैसे स्वीकारेंगे। एज ए देश के तौर पर हम किसी एक व्यक्ति के नीचे कैसे काम करेंगे।
क्योंकि कल को कोई हो सकता है कि ट्रंप की अपोजिशन वाले पार्टी के नेता अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं। उस दौरान हम ट्रंप की अध्यक्षता वाले बोर्ड में भी रहेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति को ही सुनेंगे। ऐसा हो सकता है ना कि अमेरिकी विपक्षी पार्टी जो है फिलहाल उसकी सरकार आ जाए। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा चुनौती है। बोर्ड संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार कर रहा है, भारत की बहुपक्षीय नीति के विरुद्ध है। भारत गजा में शांति प्रक्रिया में संतुलित भूमिका निभाना चाहता है, न कि किसी एक पक्ष अमेरिका इजराइल के साथ में। भारत फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक संबंध रखता है। 2 राज्य समाधान का हम समर्थन करते हैं। इसलिए इस प्रकार की शक्तियों का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं जो किसी एक व्यक्ति के पीछे चलने वाली हो, बल्कि हम 2 स्टेट थ्योरी को स्वीकार करते हैं और वो दोनों ही स्टेट इस पीस बोर्ड में शामिल नहीं है ना। इसलिए ये भारत के लिए चैलेंज बन रहा है। मेन रीजन यही है जो भारत ने स्वीकार नहीं किया। रूस और चीन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बोर्ड के साथ सहयोग पर विचार किया, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। फ्रांस और जर्मनी यूएन की भूमिका को महत्व देते हैं, बोर्ड के साथ सहयोग पर वो भी सतर्क हैं, उन्होंने भी कोई हामी नहीं भरी है। इजराइल ने बोर्ड में शामिल होने का समर्थन किया, लेकिन समन्वय की बात की है कि हम शामिल तो होंगे, लेकिन इसमें समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफा फैसला लिया जाए। इसको लेकर के इजराइल ने बताया है कि भाई इसको थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ पीस के बारे में प्रीलिम में पूछा जा सकता है ये, और मेंस में तो इसमें टॉपिक में आप रेफरेंस के तौर पर उपयोग कर सकते हैं कि क्या क्या विश्व में हो रहा है। मेंस में हो सकता है छोटा सा 8 नंबर में ये सवाल आपसे पूछ ले। देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया EU टू न्यू पैक्ट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटीज़। ये इन्होंने कहा है EU के विदेश मामलों के ये देखते हैं, और इन्होंने कहा है, महिला हैं ये, कि भारत और यूरोपियन यूनियन जो है वो डिफेंस डील भी करने वाला है। ये मुझे लग रहा है हाल फिलहाल के वर्षों में भारत की सबसे बड़ी विदेश नीति में उपलब्धि होगी, और तो हमारी कोई उपलब्धि है नहीं। पिछले 10 सालों की जितनी उपलब्धि थी वो हमने हवाई बनाई हुई थी, वो सब धराशायी हो गया। तो इस दौरान ख़ास तौर से डॉक्टर एस जयशंकर जी के टेन्योर में तो सब कुछ खराब ही हुआ है। हमने केवल भारतीयों को बाहर से लाया है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। वॉर जोन में जहाँ भी भारतीय फंसते हैं, प्लेन उठा कर ले जाते हैं, ले आते हैं, बस यही है बस हमारा भी फ़िलहाल। तो खैर इस पर आ जाइए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। और 1-2 FTA किए हैं हमने, लेकिन ये FTA सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये FTA हम काफ़ी दिनों से करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा समय और रोमांच देता हूँ जीवन में। 2022 में UPSC प्रीलिम में एक सवाल पूछा गया था वियतनाम के ट्रेड के बारे में, कि वियतनाम जो है इसकी ट्रेड के बारे में, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पूछा गया था। तो सबको लगा कि भाई ये क्या पूछ लिया, वियतनाम क्या पूछ लिया, लेकिन वो इसलिए पूछा था क्योंकि वियतनाम और हम दोनों compete करते हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे BPO, कॉल सेंटर, सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर, इनमें वियतनाम के साथ हमारा कंपटीशन है। और वियतनाम ने हमसे पहले यूरोप के साथ में ट्रेड डील साइन कर लिया था, जिससे उसको काफ़ी बेनिफिट हुआ। हम दोनों की इकोनॉमी का साइज़ बिल्कुल अलग है, हमारी प्रायोरिटीज़ अलग है, लेकिन कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर हम compete करते हैं। उस कंपटीशन के कारण से हम चाह रहे थे कि हम पहले साइन करें ट्रेड डील, लेकिन ये ट्रेड डील साइन ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यूरोप हमसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्षेत्र में मांग रहा था जो हम नहीं दे सकते थे उन्हें, जैसे एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है। फिलहाल में अब साइन इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोप की भी मजबूरी हो गई है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी उनको और हमें भी दी, तो हमें लगा कि अब हाथ मिला लेना चाहिए, इसलिए हम ट्रेड डील पर बात करने वाले हैं और फाइनलाइज करने वाले हैं। तो इसे भी याद रखिएगा कि हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस है। वियतनाम के बहुत सारे सामान हैं जिसे अब हम रिप्लेस कर पाएंगे अगर हम ज़्यादा अच्छा सौदा करते हैं तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि अमेरिका के निर्भरता जो है वो हमारे लिए कम हो जाएगी। और डिफेंस डील साइन कर लेंगे तो यूरोपियन यूनियन के कई सारे ऐसे देश हैं जो तकनीक के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार हैं, ख़ास तौर से सैन्य तकनीक की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही शानदार है। एक चीज़ है हमारे पास, वो है सॉफ्टवेयर। क्या है अपने पास? तो सॉफ्टवेयर ज़रा ध्यान से समझिएगा, कहानियाँ नहीं, फैक्ट्स। सॉफ्टवेयर में है, IT इंडस्ट्री में हम दुनिया में लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, मतलब हमारा कोई इसमें रिप्लेस नहीं कर सकता हमें। लेकिन हमारे पास एक चीज़ नहीं है, वो क्या है? वो है हार्डवेयर।
है ना। हार्डवेयर की हमारे पास कमी है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की हमारे पास कमी है। अब इसके लिए हमारी डिपेंडेंसी किस पर है, तो चीन पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों की चीन पर डिपेंडेंसी है, लेकिन यूरोप का जो मार्केट है, जैसे यूके, फ्रांस और भी देश है, जर्मनी है और भी देश हैं यहाँ पर, उनके पास हार्डवेयर कंपोनेंट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बहुत सारी है। तो सॉफ्टवेयर भी हमारे पास है और हार्डवेयर चाइना के अदर देन हमें एक सोर्स मिल जाएगा। इससे चीन पर भी जो हमारी निर्भरता है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। चीन के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अपने ऐतिहासिक स्तर पहुंच गया है, उससे भी हमें कम करने में मदद मिलेगी। अब आपको समझ में आ गया मैं आपको कहाँ पर ले जाना चाह रहा था। तो ईयू का जब ट्रेड डील हो जाएगा तब महत्व में हम सब ये सब पॉइंट्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन फिलहाल आपके दिमाग में पृष्ठभूमि बन जानी चाहिए कि क्यों आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है, ईयू के साथ सबसे बड़ा चीज़ एक ही और भी है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि यहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, और पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है उसके साथ में अगर वास्तविक हम इनकम देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से उनकी परचेजिंग कैपेसिटी काफ़ी है। तो इसलिए महंगे लग्जरी गुड्स भी वहाँ पर आसानी से बिक सकते हैं। ठीक, सामान्यतौर भारतीय सस्ते उत्पाद होते हैं, लेकिन हमारे कुछ आइटम जैसे हम लोग बात करें टेक्सटाइल की, तो सबसे अच्छे कपड़े हम लोग बनाते हैं जो अमेरिकन बाज़ार के लिए हम बनाते थे, जिसका 50% टैरिफ हमें झेलना पड़ रहा है। अमेरिकन बाज़ार के लिए जो हम कपड़े बनाते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं और वो यूरोप में आसानी से बिक सकते हैं। ठीक है, तो इसे ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा क्यों यूरोपियन यूनियन हमारे लिए आवश्यक है। ठीक, अब ज़रा समझते हैं कि क्या है यूरोपियन यूनियन। बाकी ट्रेड डील जब साइन हो जाएगा तब हम इसको समझेंगे। यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है और दुनिया का सबसे बड़ा सहयोगात्मक मंच है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल बाजार है, सिंगल मार्केट है, एक साझा मुद्रा यूरो वाले सबसे बड़े क्षेत्र में से एक है। ईयू की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति, स्थिरता और आर्थिक सहयोग के लिए की गई थी। दरअसल में अगर आप यूरोप को देखेंगे तो दुनिया में सारे छोटे देश जो दिखेंगे साइज के हिसाब से वो यूरोप में ही दिखेंगे, क्योंकि यूरोप में दो दो वॉर जो लड़े गए उनके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था उसमें से एक ये भी था भाषा और नस्ल। जैसे जर्मन नस्ल के लोग, हिटलर चाहता था कि जर्मन नस्ल के लोग चाहे जहाँ भी रहते हैं वो सब जर्मनी में शामिल हो जाएं। बिस्मार्क का जो आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें यही है। जैसे स्लाव नस्ल के लोग, रूसी लोग जो होते हैं, रूस के जो उस समय के थे वो चाहते थे कि सारे स्लाव नस्ल के लोग रूस में शामिल रहें। तो ये नस्ल और भाषा के कारण वहाँ पर छोटे छोटे देश बनाए गए। जर्मनी छोटा सा है, फ्रांस में फ्रेंच भाषा चलती, इटली में इटालियन भाषा चलती है, स्विट्ज़रलैंड में वहाँ की भाषा चलती है, रूस में रूस की भाषा चलती है, ब्रिटेन में इंग्लिश चलती है, स्पेन में स्पेनिश, पुर्तगाल में पुर्तगीज़। ये सभी देश जो हैं छोटे छोटे हैं लेकिन सबकी भाषा अलग है ना। जैसे भारत है, वो भारत को भी यही समझते थे कि ये इनकी भाषा कल्चर सबका अलग है, जबकि ऐसा नहीं था। भारत भले भाषा अलग है हमारी, लेकिन देश के तौर पर हम एक ही थे। लेकिन वहाँ पर यही सिद्धांत था, भाषा अलग तो देश अलग, नस्ल अलग तो देश अलग। इसके कारण से आपको यूरोप में छोटे छोटे टिनी मतलब एक शहर के आकार का भी देश दिखेगा। लिंचेस्टाइन छोटा सा देश है ना। तो इसलिए ये यूरोप यूनियन बनाया गया था कि हम छोटे छोटे देश अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो सामूहिक सुरक्षा हमारी नहीं हो पाएगी। तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा से ही जन्मा है यूरोपियन यूनियन, यानी कि हम सब एक साथ आगे बढ़ें, हम अपने अपने देश में स्वतंत्रता से जिएं, लेकिन हम सब एक साथ आगे बढ़ें। सामूहिक सुरक्षा की भी अवधारणा हो, आर्थिक और सोशल स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। 27 सदस्य देश हैं। यूरोपीय संघ के कुल राजनीतिक और आर्थिक सदस्यों की संख्या है 21 देश यूरो जोन में 1 जनवरी 2026 तक। यूरोपीय संघ 27 में से 21 देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को यूरो अपनाने वाला 21वां देश बना। इससे पहले 2023-2025 के भी यूरो अपनाने वाले देशों की संख्या 20 थी, यानी कि 27 देश हैं, लेकिन इसमें से 21 देश हैं जो यूरो को अपनाते हैं एज ए करेंसी इसको अपनाते हैं। ओके, ये इसका मैप है, देखिए ये स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, आइसलैंड है, ब्रिटेन इससे अलग हो गया, स्वीडन है, फिनलैंड है, यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं जो बाल्टिक देश हैं, यहाँ पर पोलैंड है, जर्मनी है, बहुत सारे देश आपको दिखेंगे इसके मेंबर। जैसे तुर्की भी शामिल होना चाहता था लेकिन उन्होंने तुर्की को शामिल नहीं होने दिया यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, 1951, अब इसका टाइमलाइन जरा देखते हैं। 1951 यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया गया। 6 देश थे इसमें, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, कि भाई
कोयला और स्टील, दुनिया का सबसे अच्छा स्टील जो है वो यूरोप बनाता है, ठीक है। और यूरोप की कौन सी कंपनी? कोरस। और कोरस को किसने खरीद लिया? तो टाटा ने खरीद लिया था। तो यूरोप में सबसे अच्छा स्टील बनता है दुनिया का, वो कंपनी बनाती, जैसे सबसे बड़ी कंपनी कोरस थी, कोरस को टाटा ने अधिग्रहित कर लिया था। तो इन्होंने कोयला और इस्पात के बंटवारे के लिए, आपस में सहयोग के लिए एक छोटा सा एक संस्था बनाया था 1951 में। उसके बाद 1957 में रोम की संधि हुई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक संगठन का जन्म हुआ। 1993 इसको कहा तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहा जाता है। 1993 मैस्ट्रिच संधि आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ का नामकरण किया गया 1993 में। 2002 यूरो मुद्रा शुरू हुआ, 12 देश इसमें शामिल थे। 2009 लिस्बन संधि के द्वारा ईयू को अपने आधिकारिक शक्तिशाली संस्थागत ढांचा मिला और 2018-19 के 21 के आसपास ब्रिटेन इससे अलग हो गया, ब्रेग्जिट हो गया, इसमें ब्रेग्जिट हो गया। ब्रिटेन जो इसका सबसे बड़े सदस्य में से एक था वो अलग हो गया। तो वर्तमान में 27 देश हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। हाँ, 2020 में यूके बाहर हो गया था, ब्रेग्जिट हो गया था। प्रमुख संस्थाएं यूरोपीय परिषद है, यूरोपियन काउंसिल जिसको कहा जाता है, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख जो है इसमें भाग लेते हैं। यूरोपीय कमीशन है, यूरोपीय आयोग जिसे कहा जाता है। यूरोपीय संसद है, नागरिकों द्वारा चुनी गई कानून पारित करती है यूरोपियन यूनियन के लिए। यूरोपीय संघ परिषद है, मंत्रियों की परिषद है। यूरोपीय न्यायालय है, कानून की व्याख्या लागू करने के लिए। और यूरोपीय सेंट्रल बैंक भी है, यूरो मुद्रा नीति को लागू करने के लिए। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? एकल बाजार है, यूरो मुद्रा 20 देशों में इस्तेमाल होता है। सेंजेन क्षेत्र, आप अगर सेंजेन क्षेत्र का वीज़ा ले लेंगे तो इस पूरे 27 देशों का आपको वीज़ा मिल जाता है, आप आसानी से निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है, जीडीपी के हिसाब से। मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून का शासन सदस्यता के लिए अनिवार्य है। और यहाँ के लोगों की जो HDI इत्यादि है, यानी कि जीवन जीने का जो तरीका इत्यादि है, वो भी काफ़ी सुखद माना जाता है। व्यापार, ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। 2024-25 में $100 बिलियन प्लस का हमने व्यापार किया है। FTA वार्ता भी चल रही है, जिसके साइन होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। 16वां भारत ईयू शिखर सम्मेलन जनवरी 2026 नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। वर्तमान चैलेंज अगर देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के हम दोनों देशों के बीच अलग अलग हमारे मत हैं, अलग अलग हमारा स्टैंड है। चीन के बढ़ते प्रभाव से इंडो पैसिफिक का तनाव है, वहीं पर यूरोप का चीन के साथ अच्छा संबंध भी माना जाता है। जलवायु परिवर्तन और ग्रीन ट्रांजिशन में भी मतभेद है। भारत के साथ FTA नीति पर ही वार्तालाप चल रही है, जो अभी फाइनल होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। इस टॉपिक को आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज का 3 टॉपिक था, मैंने पढ़ाया है, अच्छे से याद रखिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा एक बार और रिवाइज भी कर लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन से प्रीलिम में सवाल पूछेगा, वहीं पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन के महत्व इत्यादि मेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। जातिगत भेदभाव वाला भी टॉपिक याद रखिएगा और बोर्ड ऑफ पीस को भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।